हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज गांधी जयंती है। आज के दिन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इस साल गांधी जयंती को कमेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मन की बात के एपिसोड के दौरान स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसमें हर एक व्यक्ति से अपील की गई थी कि वो श्रमदान करें और अपने दिन में से 1 घंटे के समय को निकालकर अपने आसपास कोई गंदगी हो तो उसको साफ करें एज ए ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी। इस मेगा इनिशिएटिव में लगभग 9 लाख जगह पर ऐसे श्रमदान किया गया, मार्केट एरियाज में, बस स्टैंड्स पर, वाइल्ड लाइफ एरियाज में वगैरह। महात्मा गांधी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के पर्सपेक्टिव से एक की फिगर हैं। महात्मा गांधी से एसोसिएटेड नॉलेज को प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों में काफी बार टेस्ट किया जा चुका है। आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन के दौरान महात्मा गांधी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उनका रोल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका रोल, पूना पैक्ट में उनका रोल, उनके द्वारा लिखी गई बुक्स, उनके द्वारा स्टार्ट की गई एसोसिएशंस, उनकी विचारधारा और बाकी और नेशनल मूवमेंट के लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर से विचारधारा में उनका फर्क, उनका फ्रीडम मूवमेंट की डायरेक्शन को लेकर पर्सपेक्टिव वगैरह, ये ऐसी डिटेल्स हैं जिन पर आप खास ध्यान दें और कंसाइज नोट्स बना लें। लेट्स बिगिन विद अवर न्यूज सेगमेंट, जिसमें हम डेली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रिलिमिनरी 2023 सेट ए। अनलाइक द पास्ट 6 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, एक प्योर जनरल नॉलेज को टेस्ट कर रहा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंशन की गई कंट्रीज में से कौन सी कंट्री वर्ल्ड के 3/4 मतलब 75% कोबाल्ट को प्रोड्यूस करती है, और फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: अर्जेंटीना, बोत्सवाना, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कजाकिस्तान। अब ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जो इस क्वेश्चन का कोर है, जिस पर इस क्वेश्चन में नॉलेज को टेस्ट किया गया है, कोबाल्ट मेटल, आज के समय में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोबाल्ट एक की मेटल है जिसको बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। और जैसे कि आपको पता है कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, जहां बैटरीज का रोल अब क्रूशियल है। ये फैक्ट इस क्वेश्चन के सोर्स को हाईलाइट करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये एक इजी ऑप्शन है क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हर थोड़े समय में कहीं ना कहीं न्यूज में होता है। कभी वहां की कोबाल्ट अबंडेंस की वजह से, कभी वहां पर कोबाल्ट माइनिंग के लिए किए जा रहे ह्यूमन वायोलेशंस की वजह से, और कभी कोबाल्ट रिलेटेड सप्लाई चेन्स डिसरप्शंस की वजह से। कभी ये न्यूज़पेपर में होता है, कभी ये पॉडकास्ट्स में होता है वगैरह। What I want to emphasize is that this question is an easy question for a dedicated civil services examination aspirant who has paid attention to the news events all around him. इस क्वेश्चन के बाकी और ऑप्शंस की बात करें तो पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी एक मेजर मिनरल रिजर्व होल्डर है, पर उसके पास लिथियम के ग्लोबली सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। एज अ साइड नोट, आई होप आपको लिथियम ट्रायंगल के बारे में पता होगा, जिसमें अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, तीनों साउथ अमेरिका की नेबरिंग कंट्रीज मिलकर ग्लोबली लिथियम का सबसे बड़ा रिजर्व होल्ड करते हैं। पर अर्जेंटीना को कोबाल्ट रिजर्व्स के लिए नहीं जाना जाता। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, बोत्सवाना, जो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना को वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता है, पर उसके पास कोबाल्ट की कोई सिग्निफिकेंट रिजर्व्स नहीं है। और इसी के साथ आज का क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर कौन है बताइए। और इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, कजाकिस्तान, ये कंट्री भी फेमस है एक मेजर मिनरल रिजर्व को होल्ड करने के लिए, पर वो मिनरल है यूरेनियम। कजाकिस्तान के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व है। तो कंक्लूड किया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर है सी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है? अपने आप को प्रेजेंट समय के सभी मेजर इवेंट्स के साथ अपडेटेड रखें। ये एनालाइज किया गया क्वेश्चन
आज के हाईली रेलिवेंट टॉपिक से जुड़ी एक सिंपल नॉलेज को टेस्ट करता है। और क्योंकि इंडिया को भी अपने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इन मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इंडिया की पॉलिसी मेकिंग पर्सपेक्टिव से भी ये एक बेसिक नॉलेज है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आज के समय में चल रहे ऐसे ग्लोबली रेलिवेंट मेजर इवेंट्स की बात की जाए तो फॉर इंस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा वाइड टॉपिक है, क्लीन एनर्जी भी ऐसा ही एक वाइड टॉपिक है। और इन मेजर टॉपिक्स में इनके सब टॉपिक्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ग्लोबली सभी कंट्रीज के लिए रेलिवेंट हैं। आप ऐसे ग्लोबली रेलिवेंट टॉपिक्स पर ध्यान देते रहें। लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। आज की एडिशन में मंडे के साथ साथ सैटरडे और संडे के करंट अफेयर इवेंट्स को भी कवर किया गया है। आज की पहली न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। गवर्नमेंट ने अपने 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट्स को 2023 के अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ये गवर्नमेंट का 5वां ऐसा लगातार लिया गया डिसीजन है जब गवर्नमेंट की अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया हो। पिछले क्वार्टर में ही गवर्नमेंट की एग्जिस्ट कर रही 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स में से 3 पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया था। अब जल्दी से बात करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा देश के सिटीजन्स को अलग अलग तरीके से दिए गए सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर्स को प्री डिफाइंड रेट पर इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल ऑफिस डिपॉजिट्स या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स वगैरह। इन सभी स्कीम्स में जमा हुए फंड्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एडमिनिस्टर करती है और ये फंड्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा किए जाते हैं। अब ये आज का क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? ये नेक्स्ट न्यूज एक माइनर इवेंट है और है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो इस ही महीने हुए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जा चुका है। नाउ आई होप कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में जब एक बिल दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तब वो एज अ फाइनल स्टेप प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, जहां पर अगर उसे फिर असेंट मिलती है तब ही वो एक लॉ बन सकता है। तो इस न्यूज इवेंट में बात की गई है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा असेंट मिल चुकी है। नाउ जस्ट एज अ साइड नोट, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक मेजर बिल है। आप इस बिल के फीचर्स और इससे रिलेटेड बाकी और सभी डिटेल्स जैसे कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, सेंसस ऑफ इंडिया वगैरह के बारे में पढ़ लें, ये डिटेल नोट्स में भी प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है मालदीव्स में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जनरली किसी और कंट्री में होने वाले इलेक्शंस इंडिया के लिए इतने रिलेवेंट नहीं होते जितने कि ये मालदीव्स में हुए इलेक्शंस हैं। तो मालदीव्स की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने अब तक के प्रेसिडेंट ईबू सोली को हरा दिया है और मोहम्मद मुइज़ू की ये जीत इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। बात करते हैं कि कैसे। मालदीव्स इंडिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 5 लाख है। मालदीव्स की पैसिफिक ओशन में लोकेशन इंडिया की पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रेटेजिक है, जो मालदीव्स को एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। इंडिया का हिस्टोरिकली मालदीव्स के साथ संबंध काफी अच्छा रहा है और इस अच्छे संबंध से इंडिया ये भी इंश्योर करता आ रहा है कि इस रीजन में चाइना एक्सपैंड ना कर पाए। और क्योंकि इंडिया के लिए मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट है, इंडिया मालदीव्स का एक की डेवलपमेंट पार्टनर भी है। इंडिया ने मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे कि एयरपोर्ट्स, हाउसिंग, हॉस्पिटल्स वगैरह। और इंडिया हिस्टोरिकली मालदीव्स की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहा है। इंडिया उन पहले देशों में से था जिन्होंने 1965 में मालदीव्स को ऑफिशियली एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था।
इंडिया ने 1988 में मालदीव्स में हो रहे एक कू को प्रिवेंट करने के लिए भी अपनी फोर्सेस को वहां पर भेजा था, और 2008 में जब मालदीव्स ने एक डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन किया था, तब भी इंडिया ने मालदीव्स के इस ट्रांजिशन में उसको सपोर्ट किया था। और इंडिया के इस सपोर्ट की ही वजह से मालदीव्स भी एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता आ रहा है। उनके अब तक के प्रेसिडेंट ईबू सोली मालदीव्स की इस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के एक स्टॉन्च सपोर्टर थे। पर इंडिया की इस मालदीव्स में प्रेजेंस से वहां पर एक कंट्रोवर्सी ने भी जन्म ले लिया है। मालदीव्स का एक वर्ग इंडिया की इस मालदीव्स में इन्फ्लुएंस को लेकर काफी सस्पेक्टफुल है, मतलब काफी शक करता है। और इसी के साथ हम मालदीव्स में अभी हुए इलेक्शंस की बात करते हैं। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ईबू सोली जो इन इलेक्शंस में हार गए हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और उनके ओपोनेंट मोहम्मद मुइजू जो इन इलेक्शंस में जीत गए हैं, वो इंडिया को ओपोज करते हैं और चाइना को सपोर्ट करते हैं। इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुइजू ने अपने कैंपेन में क्लियरली मेंशन किया है कि वो इंडियन फोर्सेस की मालदीव्स में प्रेजेंस को खत्म करना चाहते हैं और काफी सारे और स्टेप्स लेना चाहते हैं जो इंडिया के मालदीव्स में इंटरेस्ट को खतरा पहुंचा सकते हैं और चाइना को एक एडवांटेज दे सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया को लेकर ऐसी ही एक सिमिलर सिचुएशन हाल ही में श्रीलंका में भी हुई थी, और चाइना ऐसी डिस्टर्बेंसेस का फायदा उठा सकता है और इस रीजन में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकता है। अब आगे क्या होता है ये समय के साथ पता चलेगा और हम इन डेवलपमेंट्स को फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमिक्स से। अगस्त मंथ का 8 कोर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आउटपुट डाटा रिलीज हो चुका है, और अगस्त में इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने के मुकाबले 12.1% ग्रो किया है। ये 12.1% ग्रोथ रेट पिछले 14 महीनों के मुकाबले अब तक की सबसे फास्ट ग्रोथ रेट रही है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आई होप आपको पता होगा कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है, और ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 40% शेयर रिप्रेजेंट करता है। ये देश में चल रही इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है। इस इकोनॉमिक इंडिकेटर को हर महीने रिलीज किया जाता है, और एज इट इज एविडेंट बाय द नेम, इस इंडिकेटर में 8 कंपोनेंट्स हैं। उनकी बात करें तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। और इन कंपोनेंट्स पर प्रिलिमिनरी में पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये एक और न्यूज है इकोनॉमिक्स से ही, और इसका कॉन्टेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट। अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 6.43 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, और ये इस साल के एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट का 36% है। अब ये न्यूज अपने आप में कोई मेजर न्यूज नहीं है, पर ये टॉपिक फिस्कल डेफिसिट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इकोनॉमिक प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक है। ब्रीफली फिस्कल डेफिसिट पर बात करते हैं। साधारण शब्दों में फिस्कल डेफिसिट जब होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाता है। सभी गवर्नमेंट्स जनरली फिस्कल डेफिसिट्स में ही परफॉर्म करती हैं, और इन फिस्कल डेफिसिट्स को कवर करने के लिए गवर्नमेंट्स फिर लोन लेती हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है जियोग्राफी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है मॉनसून रेनफॉल। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सितंबर में देश में हुई रेनफॉल के डाटा को रिलीज किया है, और सितंबर में इंडिया में सरप्लस रेनफॉल हुई है। अब आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस साल मॉनसून का बिहेवियर नॉर्मल नहीं था, इनफैक्ट हाईली एबनॉर्मल था। जून में रेनफॉल 9% डेफिसिट में थी, और उससे अगले महीने जुलाई में रेनफॉल 13% सरप्लस में थी। उससे अगले महीने अगस्त में रेनफॉल 36% डेफिसिट में थी, जो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा कम थी। और फिर उससे अगले महीने सितंबर में ये रेनफॉल 13% सरप्लस में थी। नाउ आई होप कि क्योंकि हम अब तक इस टॉपिक को काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा कि इस साल के मॉनसून का ये एबनॉर्मल बिहेवियर किस वजह से है। इसका आंसर है इस साल चल रहा एल नीनियो फेज। ये नेक्स्ट न्यूज एक और न्यूज है इकोनॉमिक्स से। गवर्नमेंट ने 2000 रुपए के डिसकंटिन्यूड नोट्स को बैंक ब्रांचेस में लौटाए जाने की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 7 अक्टूबर तक। इस डेडलाइन के बाद से बैंक्स इन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
इन नोट्स के सर्कुलेशन से विड्रॉल को सबसे पहले इस ही साल 19 मई में अनाउंस किया गया था। ये न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अफगानिस्तान और उनकी तालिबान गवर्नमेंट। तो रशिया की कजान सिटी में 29 सितंबर को मॉस्को फॉर्मेट टॉक्स हुई हैं। इस 9 मेंबर वाली मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और इस मीटिंग में तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। इस मीटिंग में अफगानिस्तान में पावर कंट्रोल कर रही तालिबान गवर्नमेंट को लेकर बात हुई, जैसे कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए और उसमें सभी को बराबरी के हक दिए जाएं, इस बात पर बात की गई। हालांकि इस मीटिंग में एज इट्स आउटकम तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमिटमेंट्स हासिल नहीं की गई। इस मीटिंग के एंड में इशू की गई कजान डिक्लेरेशन में अफगानिस्तान में वुमेन की एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे लगाए जा रहे रिस्ट्रिक्शंस पर कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया गया है और सभी प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज ने अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस करने की प्लेज भी ली है। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक मेजर फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इवेंट नहीं है। आपको इस इवेंट की बस एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अजरबैजान के नगोर्नो कराबाख एनक्लेव में चल रही फास्ट डेवलपमेंट्स, जहां पर अजरबैजान ने पिछले 30 साल से चल रहे विवाद में अपनी कंट्री में लोकेटेड अर्मेनियन मेजॉरिटी एनक्लेव नगोर्नो कराबाख पर कंट्रोल को एस्टैब्लिश कर लिया है और ऐसा करने के बाद से अब वहां पर रह रही अर्मेनियन पॉपुलेशन ने उस जगह को छोड़कर अर्मेनिया जाना शुरू कर दिया है। अब इन इवेंट्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि नगोर्नो कराबाख की लगभग पूरी अर्मेनियन पॉपुलेशन उस जगह को छोड़कर अर्मेनिया माइग्रेट कर चुकी है। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। आई होप यू नो कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज पर जीएसटी को बढ़ाकर मैक्सिमम 28% रेट पर कर दिया गया है। गवर्नमेंट के इस स्टेप के खिलाफ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने प्रोटेस्ट भी किया था, पर गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को चेंज नहीं किया। अब इस इवेंट में अपडेट ये है कि 1 अक्टूबर यानी कि कल से ये बढ़ा हुआ टैक्स रेट इफेक्टिव हो गया है। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है चाइना की इकोनॉमी। चाइना, जिसकी इकोनॉमी अगस्त में काफी बार न्यूज में थी, वहां हो रही डिफ्लेशन की वजह से और वहां गिर रही कंज्यूमर कंजम्पशन की वजह से, वहां से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चाइना की फैक्ट्री एक्टिविटी ने पिछले 6 महीने में पहली बार प्रोग्रेस रिपोर्ट की है और इस फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ को चाइना की इकोनॉमी की स्टेबलाइज होने के तौर पर देखा जा रहा है। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का बेडाक्विलिन पेटेंट, जो अभी कुछ समय पहले ग्लोबली एक्सपायर हो गया था और बात चल रही थी कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी अपने इस एक्सपायर्ड पेटेंट को सेकेंडरी पेटेंट्स के थ्रू रिन्यू करेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये बेडाक्विलिन ड्रग है क्या। बेडाक्विलिन ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने के लिए एक मेजर अप्रूव्ड ड्रग है। ये पोटेंशियली लाइफ सेविंग है क्योंकि ये तब काम आती है जब बाकी और सभी ड्रग्स ट्यूबरक्यूलोसिस को ट्रीट करने में फेल हो चुकी हों, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के दौरान। और जब अगर जॉनसन एंड जॉनसन का ये पेटेंट एक्सपायर हो जाता है और वो लूपहोल्स के इस्तेमाल से इसको रिन्यू नहीं करते, तब फिर इस ड्रग के फॉर्मूला को फ्रीली यूज करके जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और ये चीपली अवेलेबल हो जाएगा। और क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस का मैक्सिमम लोड भी लो इनकम कंट्रीज में ही है, इस ड्रग की चीप अवेलेबिलिटी ट्यूबरक्यूलोसिस के खिलाफ जीत को काफी एडवांस कर देगी। तो जुलाई में न्यूज में ये था कि जॉनसन एंड जॉनसन अपने पेटेंट्स को सेकेंडरी पेटेंट्स के थ्रू रिन्यू करेगी। इस प्रोसेस को एवरग्रीनिंग बोला जाता है और जॉनसन एंड जॉनसन के इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने डिक्लेयर किया है कि वो अपने इस ड्रग पर पेटेंट को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में एनफोर्स नहीं करेगी और अगर ऐसा होता है तो ये ड्रग चीपली अवेलेबल हो सकेगा। इस इवेंट से भी रिलेटेड सभी मेजर टॉपिक्स जैसे कि बेडाक्विलिन, इंडिया का ट्यूबरक्यूलोसिस लोड, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट वगैरह नोट्स में भी हैं। ये न्यूज़ है असम से, जहां पर असम की पुलिस ने अनाउंस किया है कि असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में
आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अफ्स्पा को अगले 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और 4 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसको हटा भी दिया गया है। अफ्स्पा अभी पिछले ही हफ्ते भी न्यूज में था जब मणिपुर स्टेट के ट्राइबल रीजन्स में अफ्स्पा को अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। हालांकि अफ्स्पा से रिलेटेड सभी डिटेल नोट्स में हैं। जल्दी से ब्रीफली यहाँ पर बात करते हैं कि अफ्स्पा होता क्या है। अफ्स्पा एक कॉलोनियल एरा का लॉ है जो किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की परमिशन देता है और वहां पर फिर आर्म्ड फोर्सेस को वाइड रेंजिंग पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर लेना या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन का फ्रीली यूज करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो in the next edition.